सोचिए, अगर आपको 70,000 साल पहले जंगल के बीच फेंक दिया जाए तो आप क्या करोगे? शेर, हाथी, जंगली भैंसे, आग के बिना ठंडी रातें। और आप, क्या आप जिंदा बच पाओगे? अब सोचिए, वही छोटा सा डरपोक नंगे हाथों वाला इंसान आज रॉकेट भेज रहा है, इंटरनेट चला रहा है और पूरी धरती का मालिक बन बैठा है। सवाल यह है, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि हम इंसान न तो सबसे ताकतवर थे, न सबसे तेज। फिर भी हमने पूरी धरती को अपनी कहानी के हिसाब से ढाल दिया। यही कहानी है सेपियंस की, हमारी, आपकी और पूरी इंसानियत की। और आज मैं आपको ले जाऊंगा उस सफर पर जहां हम एक मामूली जानवर से बनते हैं धरती का सबसे खतरनाक और सबसे रचनात्मक प्राणी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आपके अस्तित्व का आईना है। 70,000 साल पहले इंसान कोई खास प्राणी नहीं था। हम अफ्रीका और एशिया में बाकी जानवरों के बीच रहते थे। हाथियों से ताकतवर, शेरों से तेज और भेड़ियों से चालाक जानवर पहले से मौजूद थे। हम बस छोटे छोटे टोलियों में घूमते थे, शिकार करते, फल फूल खाते और किसी भी बड़े जानवर से डरकर भाग जाते। सवाल उठता है, अगर इंसान इतना साधारण था तो कैसे उसने पूरे ग्रह पर राज कर लिया? यहीं से आता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने और कल्पना करने की ताकत। करीब 70,000 साल पहले इंसानों के दिमाग में एक ऐसा बदलाव आया जिसने खेल पलट दिया। अब इंसान सिर्फ सामने दिखने वाली चीजें नहीं बल्कि कहानियां और कल्पनाएं बनाने लगा। जानवर देख सकता है, ये शेर है, ये खतरा है। इंसान देख सकता है, ये शेर है। लेकिन अगर मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर भाले बनाऊं और शिकार की योजना बनाऊं तो हम इसे मार सकते हैं। यानी इंसान ने भविष्य सोचने और साझा कल्पना बनाने की क्षमता विकसित की। अगर 50 बंदर हों तो वे मिलकर एक जंगल पर राज कर सकते हैं। लेकिन 500 बंदर तुरंत झगड़ने लगेंगे, क्योंकि जानवर सिर्फ उन्हीं को पहचानते हैं जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इंसान ने इस समस्या को कैसे हल किया? कहानियों और विश्वासों से। हमने कबीले, गॉड, झंडे, नियम जैसी चीजें बनाई। भले ये सब कल्पना हो, पर इनकी ताकत इतनी थी कि हजारों लोग एकजुट होकर लड़ाई, खेती और साम्राज्य बना सके। यही था पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अब इंसान सिर्फ एक जानवर नहीं रहा। हमने भाषा से मिलकर काम करना सीखा, हमने कहानियों से एक दूसरे पर भरोसा किया और हमने भविष्य की योजना बनाना शुरू किया। सोचिए, अगर इंसान के पास ये कल्पना न होती तो न धर्म होता, न देश, न पैसा, न कानून। यानी पूरी सभ्यता सिर्फ हमारी इमेजिनरी कोऑपरेशन पर खड़ी है। 70,000 साल पहले तक इंसान बस छोटे छोटे समूहों में घूमता था। हर टोली में 20-50 लोग होते। उनकी जिंदगी शिकार, फल फूल और लगातार खतरे में गुजरती थी। असली समस्या ये थी कि इतने छोटे ग्रुप से ज्यादा बड़ा समाज नहीं बन सकता था, क्योंकि विश्वास और सहयोग सिर्फ उन्हीं तक सीमित था जिन्हें आप रोजाना देखते थे। यानी अगर टोली बढ़ जाए तो भरोसा टूटने लगेगा और लोग आपस में लड़ने लगेंगे। यहीं से भाषा और कल्पना का कमाल शुरू हुआ। मानव मस्तिष्क ने सिर्फ जानकारियां बांटने के लिए नहीं बल्कि कहानियां गढ़ने के लिए भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर किसी ने कहा उस नदी के पास शेर है, तो ये सूचना है। लेकिन अगर किसी ने कहा हमारे कबीले का रक्षक देवता हमें ताकत देगा, तो ये कहानी है। ये कहानी असलियत में मौजूद न भी हो, लेकिन उस पर विश्वास करने से हजारों लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। आज भी इंडिया, अमेरिका, फेसबुक, गूगल, ये सब कल्पना की रचनाएं हैं, क्योंकि धरती पर कहीं भी इंडिया लिखा नहीं है। फिर भी हम सब इस कहानी पर विश्वास करते हैं और इसलिए ये असलियत बन जाती है। यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान को 2 चीजें दी। 1, फ्लेक्सिबल कोऑपरेशन, लचीला सहयोग। जानवरों की तरह नहीं, इंसान किसी भी अजनबी के साथ मिलकर काम कर सकता है। बस शर्त यह है कि दोनों एक ही कहानी पर विश्वास करें। 2, फ्यूचर इमेजिनेशन, भविष्य की कल्पना। इंसान ने सिर्फ आज जीना नहीं सीखा बल्कि कल की योजना बनाना सीखा। अब आप बताइए, क्या धर्म, राजनीति, पैसा और देश सब असल में इमेजिन्ड रियलिटीज नहीं हैं? और अगर हम ये मानना बंद कर दें तो क्या सभ्यता टिक पाएगी? कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का नतीजा हमने जाना। इंसान ने जानवरों से अलग पहचान बनाई। पहली बार बड़े बड़े समाज बने। विश्वास और कहानी के दम पर
हमने व्यापार, सेना और संस्कृति बनाई। और यही पहला कदम था जिसने इंसान को धरती का रूल मेकर बना दिया। सेपियंस का अगला बड़ा मोड़ आया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, खेती की क्रांति। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद इंसान बड़ी बड़ी टोलियां और समाज बनाने लगा। शिकार और जंगल से खाना जुटाना अब भी उसका मुख्य जरिया था। लेकिन इस जीवन की एक बड़ी समस्या थी, खाना कभी स्थिर नहीं होता था। आज शिकार मिला तो कल भूखे रहने का डर। मौसम, जानवरों और बीमारियों पर सब निर्भर था। इंसान को चाहिए था भरोसेमंद और स्थायी साधन। और यहीं से आई खेती की खोज। करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने गेहूं, चावल, आलू और मकई जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। जानवरों को पालतू बनाया, कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, घोड़े। पहले जहां इंसान एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकता था, अब खेतों ने उसे एक जगह बांध दिया। यानी इंसान नोमैड, भटकने वाला, से सेटलर, बसने वाला बन गया। खेती ने इंसान को ज्यादा खाना दिया, पर इसके साथ आया बोझ, लगातार खेत में काम करने की मेहनत, जमीन के झगड़े, बीमारियां, क्योंकि अब इंसान भीड़ में और जानवरों के पास रहने लगा। युवाल नोआ हरारी कहते हैं, गेहूं ने इंसान को नहीं पाला, बल्कि इंसान ने गेहूं को पालने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सोचिए, इंसान दिन रात खेत जोतता, पानी देता, झगड़े करता, सब इसलिए ताकि गेहूं आराम से उग सके। खेती ने इंसान को क्या दिया? 1. अधिक जनसंख्या। अब ज्यादा खाना मिला तो इंसानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 2. स्थायी गांव और शहर। इंसान एक जगह बस गया, गांव बने, फिर कस्बे, फिर साम्राज्य। 3. असमानता और वर्ग। पहले सब शिकारी बराबर थे, लेकिन अब जिसके पास ज्यादा जमीन और अनाज था वही अमीर और ताकतवर बना। सोचिए, क्या खेती इंसान के लिए आशीर्वाद थी या अभिशाप? क्योंकि शिकार करते इंसान शायद कम मेहनत करता और ज्यादा विविध खाना खाता, लेकिन खेती ने उसे ज्यादा खाना तो दिया, मगर बीमारियां, युद्ध और असमानता भी लाई। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का नतीजा इंसान प्रकृति का हिस्सा होने से प्रकृति का मालिक बनने की ओर बढ़ा। खेती ने जनसंख्या, समाज और साम्राज्य को जन्म दिया, लेकिन इसके साथ आई मेहनत, युद्ध और सामाजिक असमानता भी लाई। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान को कल्पना और साझा कहानियों की ताकत दी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने उसे गांव शहरों में बसाकर जमीन और अनाज दिया। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, एक नई समस्या खड़ी हुई। छोटे गांव अब काम नहीं आ रहे थे। इंसानों की संख्या लाखों में पहुंच गई। इतने बड़े समाज को कौन बांधे? इंसान को चाहिए था ऐसी कहानी जो लाखों अरबों अजनबियों को एक साथ जोड़ सके। यहीं से पैदा हुए 3 महान ग्लू, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव का एकीकरण, धर्म, साम्राज्य और पैसा। 1. धर्म, रिलीजन। धर्म ने अजनबियों को एक साझा नियम और आस्था में बांधा। एक हिंदू दूसरे हिंदू को नहीं जानता, फिर भी वो एक दूसरे को भाई मानते हैं। मुसलमान दुनिया में कहीं भी नमाज पढ़े, वो तुरंत जुड़ जाता है। ईसाई, बौद्ध, यहूदी, सबके पास अपनी साझा कहानियां हैं। रोमन साम्राज्य में अलग अलग जातियां और भाषाएं थीं, लेकिन जब ईसाई धर्म फैला तो सबको एक साझा पहचान मिली। 2. साम्राज्य, एम्पायर्स। मानव सभ्यता का दूसरा ग्लू था साम्राज्य। राजाओं और सेनाओं ने अलग अलग जनजातियों को जोड़कर बड़े साम्राज्य बनाए। मौर्य साम्राज्य, अशोक के समय, जहां धर्म और प्रशासन से करोड़ों लोग एक साथ आए। रोमन साम्राज्य, जहां कानून, सड़कों और प्रशासन से हजारों शहर जुड़े। साम्राज्य अक्सर हिंसा से बने, लेकिन उन्होंने भाषा, कानून और संस्कृति को फैलाकर मानवता को जोड़ा। 3. पैसा, मनी। सबसे गहरा ग्लू बना पैसा, क्योंकि पैसा धर्म या साम्राज्य से भी ज्यादा लचीला और सार्वभौमिक है। एक भारतीय किसान को रोमन व्यापारी की भाषा या धर्म समझने की जरूरत नहीं। अगर दोनों को सोने के सिक्के पर भरोसा है तो व्यापार तुरंत हो सकता है। यानी पैसा वो कहानी है जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है। आज डॉलर, रुपया, बिटकॉइन सब इसी साझा कल्पना पर टिके हैं। धर्म ने इंसान को नैतिक नियम और पहचान दी। साम्राज्य ने इंसान को राजनीतिक एकता और प्रशासन दिया। पैसे ने इंसान को व्यापार और भरोसे का सबसे आसान साधन दिया। इन तीनों ने मिलकर इंसान को छोटे गांव से निकालकर पूरी धरती पर फैला दिया। पर सवाल यह है, क्या धर्म ने इंसान को जोड़ा या बांटा? क्या साम्राज्य ने इंसान को सभ्यता दी या गुलामी? क्या पैसा इंसान को आजाद करता है या उसका गुलाम बनाता है? इंसान अब केवल अपने गांव का प्राणी नहीं रहा,
वो धर्म, साम्राज्य और पैसों की कहानियों से अरबों के स्तर पर जुड़ गया। ये शेयर्ड विश्वास ही आज की आधुनिक दुनिया की नींव बने। मानवता पहले ही कॉग्निटिव रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से गुजर चुकी थी। यूनिफिकेशन ने अरबों इंसानों को जोड़ दिया था। लेकिन अब भी एक बड़ी कमी थी, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति। लोग दुनिया को कहानियों से समझते थे, विज्ञान से नहीं। बारिश क्यों होती है? जवाब, देवता खुश या नाराज हैं। बीमारी क्यों आई? जवाब, शैतान का असर। असली समस्या यह थी कि इंसान मान्यता पर भरोसा करता था, सच्चाई पर नहीं। दुनिया को बदलने के लिए अब चाहिए था सवाल पूछने और प्रयोग करने की हिम्मत। साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक नए वाक्य से शुरू हुई, मैं नहीं जानता लेकिन मैं पता लगाऊंगा। यानी इंसान ने माना कि उसके पास सारे जवाब नहीं हैं, और तभी खोज शुरू हुई। कोलंबस ने नई दुनिया, अमेरिका, खोज निकाली। गैलीलियो ने कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा। ये सब उस सोच से पैदा हुआ कि चलो प्रयोग करके देखें। फिर हुआ विज्ञान और साम्राज्य का गठबंधन। विज्ञान अकेला नहीं चला, साम्राज्यों और व्यापार ने इसे ताकत दी। यूरोप ने समुद्री जहाज, नक्शे और बंदूकें विकसित की। इससे न सिर्फ विज्ञान बढ़ा बल्कि साम्राज्य भी फैले। इंग्लैंड ने विज्ञान और उद्योग के दम पर पूरी दुनिया का आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। वैज्ञानिक खोजों ने उद्योग को जन्म दिया। भाप इंजन, बिजली मशीनें, फैक्ट्रियां। औद्योगिक क्रांति ने कपड़ा, कोयला और रेलगाड़ियों से दुनिया बदल दी। अब इंसान की ताकत उसके मांसपेशियों में नहीं बल्कि मशीनों में थी। इसके साथ आया पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। बैंक, निवेश, स्टॉक मार्केट, सब विज्ञान और उद्योग को ईंधन देने लगे। फिर इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया। नदियों पर बांध, खेतों में मशीन, आसमान में हवाई जहाज। और विज्ञान ने बीमारियों पर काबू पाया। टीके, दवाएं, अस्पताल। इंसान की उम्र पहले से दोगुनी हो गई और तकनीक ने समाज को जोड़ दिया। टेलीफोन, इंटरनेट, आज की डिजिटल दुनिया। अब सवाल यह है, क्या विज्ञान ने हमें सच में आजाद किया या हमें मशीनों और सिस्टम का गुलाम बना दिया? क्या पूंजीवाद और उपभोक्तावाद ने हमें खुश किया या और लालची बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विज्ञान ने हमें इतनी ताकत दी है तो क्या हम इसका इस्तेमाल मानवता बचाने में करेंगे या खुद को मिटाने में? इंसान ने देवताओं की कहानियों से बाहर निकलकर प्रयोग और प्रमाण पर भरोसा करना शुरू किया। विज्ञान, साम्राज्य और पूंजीवाद ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई। इसी क्रांति ने इंटरनेट, अंतरिक्ष यात्रा और आधुनिक सभ्यता का रास्ता खोला। अब हम इस सफर का आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा जाएंगे, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानवता का भविष्य। वैज्ञानिक क्रांति ने इंसान को ऐसी ताकत दी जिसकी कल्पना भी उसके पूर्वज नहीं कर सकते थे। हम बीमारियों को हरा चुके हैं, अकाल जैसी समस्याओं से लिपट चुके हैं, युद्धों को नियंत्रित कर चुके हैं। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि अब इंसान 3 पुराने डर, भुखमरी, महामारी, हिंसा से लगभग आजाद हो चुका है। तो सवाल उठता है, अगर हमने इन दुश्मनों को हरा दिया तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब हमारी लड़ाई प्रकृति से नहीं बल्कि अपनी ही इच्छाओं और लालच से है। फिर हमें फ्यूचर की चिंता होने लगी और हमने खोज शुरू किया जिसमें कई है। 1. अमृता, इमॉर्टैलिटी की खोज। इंसान अब सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि हमेशा जीने का सपना देख रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए बदलना, क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, हार्ट ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल एंग, एंटी एजिंग रिसर्च। गूगल और कई टेक कंपनियां अब डेथ टू बी डिफीटेड प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, यानी मौत को बीमारी की तरह देखा जा रहा है और उसका इलाज खोजा जा रहा है। 2. सुख, हैप्पीनेस की खोज। इंसान अब पूछ रहा है, जब सब कुछ मिल सकता है तो असली खुशी कहां है? दवाओं और तकनीक से हम मूड बदल सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी हमें नकली लेकिन असली जैसी जिंदगी दे सकती है। ड्रग्स और डिजिटल डोपामिन ने हमें सुख का गुलाम बना दिया है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज इंसान को उतना ही एडिक्टिव बना रहे हैं जितना पहले शराब या अफीम करती थी। 3. देवता बनने का सपना, होमो डियस। अब इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहना चाहता, वो खुद को भगवान जैसी शक्तियों वाला बनाना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीनें इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं। जेनेटिक एडिटिंग, भविष्य में डिजाइनर बेबीज बन सकते हैं। ट्रांसह्यूमनिज्म, इंसान और मशीन का मेल,
यानी साइबोर्ग। सोचिए, अगर अमीर लोग अपने बच्चों के डीएनए को बेहतर बना पाए तो भविष्य में अमीर और गरीब के बीच मानवता का भी फर्क हो सकता है। इंसान अब प्रकृति का मालिक बन चुका है, लेकिन साथ ही वो अपने ही बनाए सिस्टम का गुलाम भी है। जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार, एआई, ये सब हमारे ही हाथों से निकलकर हमें चुनौती दे रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या इंसान खुद को अमर और सर्वशक्तिमान बनाकर देवता बन जाएगा, या फिर अपनी ही लालच और तकनीक से खुद को मिटा देगा? क्या असली लक्ष्य प्रकृति पर जीत पाना है या खुद पर काबू पाना? युवाल नोआ हरारी हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की ताकत उसकी कल्पना की कहानियों में है। देश, धर्म, पैसा, विज्ञान, ये सब हमारी बनाई हुई कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों ने हमें जानवर से धरती का मालिक बना दिया। लेकिन असली सवाल यही है, क्या हम इन कहानियों के मालिक हैं या फिर ये कहानियां हमारी जिंदगी चला रही हैं? सोचिए, हम जंगल से उठकर सभ्यता तक पहुंचे, देवताओं की कहानियों से निकलकर मशीनों के युग तक पहुंचे। आज हम चांद पर कदम रख चुके हैं और कल शायद खुद को भगवान बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए? क्योंकि अगर हम ये नहीं जानते तो चाहे हम पूरी आकाश गंगा भी जीत लें, हम खोए हुए ही रहेंगे। और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ये जो बुक समरी मैंने बनाई है, क्या ये आपको अच्छे से समझा पाई हो? तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले एक और बुक समरी के साथ। धन्यवाद।